नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित निरंजन और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द सक्सेस स्टडी एंड एनालिसिस सेंटर पर। तो प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पिछले एक साल में जो कई अलग अलग राज्यों में बड़ी परीक्षाएं पेपर आउट होने की वजह से बाधित हुई हैं, या तो उनको बाधित हुई हैं वो जांच चल रही है या फिर पूरी तरह से निरस्त कर दी गई हैं। कुछ परीक्षाओं का हाल तो यह है कि स्टूडेंट परीक्षा हॉल में बैठे हुए हैं, आधा घंटा हुआ, पेपर पूरा समझ रहे हैं किस तरीके का पेपर आया है, कहाँ से करना है। अचानक से वो आता है, कहता है घर जाओ, पेपर आउट हो चुका है, इस वजह से पेपर को निरस्त कर दिया गया है। इसके प्रति जिम्मेदार कौन होता है, और जब ऐसी स्थिति सामने आती है तो उन स्टूडेंट्स को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि देखिए, सिंधिया जी का लड़का तो प्रतियोगी परीक्षाएं देगा नहीं, ना अमित शाह जी का देगा। उनको तो राजनीति करनी है, क्रिकेट एसोसिएशन चलाने हैं। स्थिति तो यह है कि एक विधानसभा में 16 बार चुनाव हुए, 13 बार तो एक ही पिता पुत्र है, उनका यह देश के लिए योगदान है। साइकिल पर चलकर चूहा मारने की दवा बेचने वाले लोग करोड़ों की संपत्ति के मालिक हो गए, वो भी कहते हैं हमारा देश के विकास में योगदान है। तो ऐसे बड़े लोगों के लिए तो प्रतियोगी परीक्षा है नहीं, वो तो हम जैसे गरीबों के लिए है, जिनके लिए नौकरी ही सब कुछ है। सब कुछ क्या, मोक्ष का द्वार नौकरी है। और उसकी वजह भी है क्योंकि ना हम इतने, देखिए मैं एक आपको सर्कल के माध्यम से समझाता हूं। यह वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन अगर मेरी कोई भी बात आपके दिल के करीब से ना निकले तो मेरा चैनल अनसब्सक्राइब करके कभी मुझे नहीं देखना। लेकिन अगर आपके दिल की बात कह दूं तो जुड़े रहना, सब्सक्राइब रूपी समर्थन मुझे जरूर चाहिए। मान लीजिए यह एक कोई अमीर आदमी है, एक अमीर आदमी है, इसका जो पुत्र होगा वह भी तो अमीर ही होगा। अमीर होने से इसे बेहतर शिक्षा मिल सकती है, अच्छा माहौल मिल सकता है, अच्छा परिवेश मिल सकता है, सब कुछ अच्छा मिल सकता है। और अगर यह मिलता है, इसका मतलब यह है कि यह योग्य हो जाएगा और इसके कमाई के साधन बढ़ जाएंगे, आय के साधन बढ़ जाएंगे। जब इसके आय के साधन बढ़ जाएंगे तो यह फिर से अमीर हो जाएगा, और यही चक्रीय क्रम जीवन भर चलता रहेगा। क्या आप इतनी बात समझ रहे हैं? इसके विपरीत एक गरीब आदमी है, यह कोई गरीब सज्जन है, मिडिल क्लास परिवार के, इनके बेटा भी या बेटियां भी मिडिल क्लास ही होगी। यहां पुत्र और पुत्री दोनों हैं, नहीं तो बहनें नाराज हो जाएं। वह भी तो गरीब परिवार के भी, मतलब गरीब परिवार के सदस्य हैं, तो उनको स्वाभाविक है कि वह भी गरीब होंगे। इसके आगे जब इन्हें सुविधाओं की बात आएगी तो एवरेज स्कूल में पढ़ेंगे, सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे। और स्थिति तो यह है कि हर आदमी सरकारी शिक्षक बनना चाहता है, लेकिन सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना कोई नहीं चाहता। पढ़ना कोई भी नहीं चाहता, पढ़ाना सबको है। तो यह एवरेज स्कूल में पढ़ेंगे, इनका विकास उतना नहीं हो पाएगा। अगर किसान परिवार के हैं तो पिताजी के साथ खेत पर जाने लगेंगे। कुछ और अगर आपका छोटा सा बिजनेस है या बहुत छोटी रेहड़ी वगैरह, तो वहाँ पर जाने लगते हैं। हालांकि ऐसा एक ही, हजारों में एक आध दो ही होते हैं जो इस गरीबी की परंपरा को तोड़कर आगे बढ़ते हैं, जिनको हम कहते हैं कि देखिए सब्जी बेचने वाले की बेटी आज जज बनी। तो ऐसे विलक्षण होते हैं जो इस परंपरा को तोड़ते हैं, हर कोई ऐसा नहीं कर पाता है। तो इसको भी शिक्षा बेहतर नहीं मिल पाएगी। जो इसका शिक्षा का स्तर होगा वो ऋणात्मक होगा। जब शिक्षा बेहतर नहीं मिलेगी, इसका मतलब ये होगा कि इसकी आय के स्रोत जो होंगे वह भी एवरेज अपने पिताजी की तरह ही होंगे। आय कम होगी, है ना। और जब आय कम होगी तो यह भी फिर गरीब ही रहेगा, यह मिडिल क्लास रहेगा, एवरेज रहेगा। यह दो क्रम हैं जो चलते रहते हैं। और यही कारण है, इस बात को समझाने के पीछे मेरा सिर्फ इतना सा उद्देश्य था कि इन प्रतियोगी परीक्षाओं को हम जैसे गरीब परिवार के या मिडिल क्लास लोग ही देते हैं, बड़े आदमी नहीं देते, पैसे वाले नहीं देते, उद्यमी या बिजनेसमैन नहीं देते, उनके बच्चे नहीं देते। वो तो अपनी खानदानी विरासत संभालते हैं। पिताजी खादी का कुर्ता पहन के फॉर्च्यूनर से घूमते थे, तो लड़का भी खादी का कुर्ता पहन के फॉर्च्यूनर से घूमेगा। अगर इस पूरे वीडियो में कोई युवा नेता इस वीडियो को देख रहा है, उसको यह लगता है कि उसकी समर्थित पार्टी की बुराई करी जा रही है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जिन राज्यों की मैं बात करने वाला हूं उनमें बीजेपी की भी सरकार है,
कांग्रेस की भी सरकार है, गठबंधन की भी सरकार है। देखिए कुछ राज्य हैं जैसे कि राजस्थान, राजस्थान के अलावा देखिए यूपी, एमपी, यहाँ ईटीसी लिख देते हैं एक्स्ट्रा, जिसमें बिहार भी है, आपका ये क्या नाम इसका, उत्तराखंड भी है, छत्तीसगढ़ भी है। कुछ परीक्षाओं पर प्रकाश डालें तो राजस्थान में रीट की परीक्षा हुई लेवल 1 और लेवल 2 के लिए। हुई थी कि नहीं हुई थी? साल भर भी नहीं बीता है। ये जो परीक्षा मैं आपको बता रहा हूं वो पिछले 1 साल की परीक्षा है, जो या तो निरस्त कर दी गई या फिर दोबारा से हुई या उन पर जांच चल रही है। रीट का जब पेपर हुआ उस दिन इंटरनेट बंद कर दिया गया, बहुत अच्छी ठीक ठाक व्यवस्था करी कि पेपर को वायरल ना किया जा सके, लेकिन दुर्भाग्य देखिए ये कंटेनर पलट गया। अब कंटेनर का पलटना क्या सिर्फ दुर्भाग्य था? आपका जवाब होगा शायद नहीं। तो जो लेवल 2 की परीक्षा थी उसको पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया। लेवल 2 की परीक्षा को पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया। लेवल 2 की परीक्षा में हर व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो 10 लाख देकर 8 लाख देकर पेपर खरीद सकता है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अपनी पूरी रात जागकर पढ़ाई करते होंगे। 3 बजे रात में उनकी मम्मी आती है, कहती है बेटा सो जाओ, कल सुबह पढ़ लेना, देखो आंखों के नीचे झाई पड़ने लगी हैं। और ऐसे लोग जब उनके बहुत अच्छे नंबर आते हैं, उनके आते हैं 130, 140, जब ऐसे नंबर आते हैं उन्हें पता चलता है, जब सुबह अखबार देखते हैं कि इस परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है, क्या बीतती होगी उन लड़कों लड़कियों पर, क्या बीतती होगी उनके गार्जियंस पर, जो कितनी मेहनत से पढ़ाई कर पा रहे थे। और एक वजह यह भी होती है कि जो सामान्य परिवारों से होते हैं मेरी तरह, जब हम कोई कोर्स देखते हैं या कोर्स ऑनलाइन कोर्स खरीदना चाहते हैं, ऑनलाइन या किसी ऑफलाइन कोचिंग में जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो हम यही देखते हैं कि यार वो 1000 रुपये महीना ले रहे थे, ये बगल में 800 में पढ़ा रहे हैं, ठीक है यहाँ मैनेज कर लेंगे, थोड़ा घर पे एक्स्ट्रा टाइम दे लेंगे, फ्री में यूट्यूब से देख दाख के गुजर कर लेंगे। रीट की जो परीक्षा हुई थी वो लेवल 1 की जो कट ऑफ रही, आप सोचिए 90%, ये 88 से 90% ओबीसी की कट ऑफ रही, जनरल की भी ऐसे ही रही थी। 90% मतलब 135 अंक। अब आप समझिए कि 135 अंक लाना कितनी बड़ी बात है। क्या पॉसिबल है इतने 135 अंक पर कट ऑफ जाना? क्यों ना इसमें वह लोग ज़्यादातर शामिल होंगे जिनको पीछे से जाके पेपर मिल गया था उत्तर सहित। खैर, लेवल 2 की परीक्षा अब दोबारा कराई जाएगी, तो उन पर बहुत दुख होता होगा जो ईमानदारी से पढ़ते हैं। इसके अलावा देखिए पुलिस कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल की जब परीक्षा, अभी तो परसों की बात है, चल रही थी, तो चलते चलते कह दिया कि दूसरी पाली की परीक्षा जो है वो निरस्त की जाती है पूरे राज्य में, ये दोबारा से होगी। अब बताइए क्या किया जाए। यूपी देखें तो यूपी टेट का पेपर मिला और स्टूडेंटों ने क्या किया, स्टूडेंट्स ने कि उस पेपर में देखने लगे कि पेपर किस तरीके का आया है, उस पेपर को समझने लगे। तभी अचानक से कोई बाहर से आता है, कहता है भैया पेपर और कॉपी जमा कीजिए, यह पेपर निरस्त हो चुका है, आउट होने की वजह से आपको दोबारा से डेट मिलेगी, दोबारा से एडमिट कार्ड मिलेंगे। पेपर देते देते ऐसी खबर आ जाती है। इसके अलावा देखिए यूपीएसआई, जो टॉपर है वह फर्जी है, जो ऊपर के बहुत सारे टॉपर्स हैं वो सब फर्जी निकलते आ रहे हैं, मतलब फर्जीवाड़ा जी तोड़कर हुआ है। आइए अब हम मध्य प्रदेश की ओर चलते हैं और देखते हैं कि हाल ही में एमपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ था। एमपी पुलिस का पेपर हुआ, इसमें फर्जीवाड़ा हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, यह इसके सबूत ना तो कुछ सामने आए हैं। हालांकि जो युवाओं ने कहा है, कुछ लड़के लड़कियों ने कहा है कि उनका 74 नंबर पर नहीं हुआ और जो साथ में रनिंग करता था उसका 69 पे हो गया। अगर यह बात सच है तो आपकी आंसर शीट बाकायदा जारी की गई थी कि आपने कौन सा प्रश्न लगाया है, उसका क्या सही माना है। हमने बोर्ड ने आपत्तियां मांगी थी उन प्रश्नों पर, बाकायदा पूरा स्टेटमेंट था कि आप क्या करके आए हैं, कितने प्रश्न। अगर आप कि जब उस समय 74 नंबर आए थे तो क्या आपको इस वक्त 74 प्रश्न सही मिले? अगर नहीं मिले तो आप क्यों कोर्ट नहीं गए, क्यों उसको सहेज कर नहीं रखा आपने? वो पीडीएफ में रख सकते थे आप। खैर, इसका एक दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि कई बार क्या होता है कि हम घर वालों के सामने इज्जत बनाने के लिए या फिर दोस्तों के सामने कह देते हैं झूठ
कि नंबर हाँ ठीक ठाक आए हैं, हो जाएगा, बाद में नॉर्मलाइजेशन को बहाना बना के किनारा कर लेते हैं, और ऐसा बहुत लोग करते हैं। मैंने बहुत लोगों के एमपी टेट वर्ग 3 की आंसर शीट चेक करी थी, घर पे कुछ और नंबर बताए थे, आए कुछ और थे। एमपी पुलिस कांस्टेबल के बाद एमपी टेट वर्ग 3 का पेपर होगा। एमपी टेट वर्ग 3 का पेपर हुआ। इसमें क्या हुआ कि 25 फरवरी को जो पेपर हुआ था वो किसी मंत्री के कॉलेज का निकला, और उस पेपर को लेकर जांच चल रही है, उसके स्क्रीनशॉट वायरल हो चुके हैं। तो असल में स्क्रीनशॉट तो सिर्फ 25 तारीख की आया है, क्या उसके पहले ये फर्जीवाड़ा नहीं चल रहा होगा? क्योंकि पकड़ में आए, इसका मतलब हो सकता है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि जब जैसे शुरू किया तुरंत पकड़ लिया जांच एजेंसियों ने या बोर्ड ने। पकड़ा किसी नहीं था, वो तो किसी लड़के को बताया, उसने फोटो खींच ली और वायरल कर दी। और आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तुरंत बातें वायरल हो जाती हैं। इसके ठीक पहले एमपी पुलिस का पेपर हुआ था। पूरी संभावना है कि यहां भी फर्जीवाड़ा हुआ होगा। जब इसमें चल रहा था, मंत्री जी के कॉलेज से ही चल रहा था, क्योंकि देखिए लश्कर तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख तो अखबार तुम्हारा है, जो जांच सामने आएगी उसमें भी यही आएगा। कुछ नहीं था, वो तो ऐसे ही वायरल होगा, चलिए एक दिन का पेपर उस कॉलेज का निरस्त कर देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा, बस देख लीजिएगा। क्योंकि नियम बनाने वालों के लिए कोई नियम नहीं होता है। अन्य राज्य जो मैंने लिखे थे, इसमें देखिए बिहार में कई सारे पेपर आउट हुए हैं। यूके SSSC उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग, इसके भी पेपर जो है वो शक के दायरे में है, जांचें उन पर चल रही हैं। कुल मिलाकर पूरे भारत में कहीं भी पेपर ईमानदारी से नहीं हो पा रहे हैं। रेलवे की बात करें तो 2019 में जब फॉर्म भरे थे तब पड़ोस में एक शादी हुई थी, उनका लड़का स्कूल जाने लगा है, हमारे पेपर नहीं हुए हैं। स्थिति ये है ये ग्रुप डी की। एनटीपीसी भी धीरे धीरे प्रक्रिया में आ रहा है, और चुनाव तक 2024 के लोकसभा चुनाव तक पूरी प्रक्रिया लगभग उम्मीद है कि समाप्त हो जाएगी। इसके पीछे जिम्मेदार कौन है और क्यों आखिर ऐसी वजह है कि अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उनको परहेज नहीं है? क्यों सरकार इतनी लचर है? तो अगर क्या पेपर आउट होता है उसका पैसा सरकार तक भी जाता होगा, तभी तो कोई कुछ कहता नहीं है। नहीं तो एक बार अपराधियों को ऐसी सजा दी जाए कि जिसकी नजीर बन जाए, बाद में अपराधी अपराध करने से पहले विचार करें कि नहीं साहब ये नहीं करेंगे, क्योंकि अगर सरकार की पकड़ में आ गए तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। आखिर क्यों अपराधी मस्त होते चले जा रहे हैं? गुनाह में पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया अपराधियों ने। मैं इस वीडियो के माध्यम से जिम्मेदारों से बस इतना सवाल चाहता हूं कि जो मध्यम वर्गीय या गरीब परिवार के छात्र जो मुश्किल से तैयारी कर पाते हैं, वो इसको कैसे झेलें, इस सदमे को, कि परीक्षा हॉल में बैठे हों राजस्थान कांस्टेबल की तरह और उनको बाद में भगा दिया जाए। रीट में अच्छे नंबर आए, मेहनत करके बाद में कहा परीक्षा निरस्त, फिर से पढ़ो। हर किसी की गुंजाइश नहीं होती फिर से पढ़ने के लिए ठीक है, पढ़ने के लिए ज़्यादा पैसा नहीं लगता, आपने 2-3 हज़ार का कोर्स ले लिया ऑनलाइन, बहुत सस्ता उपलब्ध है, 500-1000 की किताबें मंगा ली। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि आप उसको पढ़ाई को समय दे सकते हैं, क्या आपका मन लगता है, क्या आप पर पारिवारिक जिम्मेदारी नहीं है? क्योंकि जो पढ़ाई पर ध्यान देता है वो स्वाभाविक सी बात है कि या तो परिवार से दूर रह किसी शहर में रह के पढ़ाई करता है, और नहीं रहता है तो परिवार में रहता है तो भी अपने कमरे में निश्चित रहता है, वह फिर अन्य काम नहीं कर सकता कि खेती भी करे, बिजनेस भी करे, कोई धंधा भी करे और पढ़ाई भी करता रहे। तो विलक्षण होते हैं, गुदड़ी के लाल होते हैं, हजारों लाखों में एकाध होते हैं जो ऐसा सब कर पाते हैं। मेरी वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को लिए जो इस षड्यंत्र में शामिल होते हैं, उनको इतनी कठोर सजा दी जानी चाहिए कि भविष्य में कोई भी इस प्रकार का कृत्य करने से पहले सोचे। क्योंकि युवाओं का, देश का जो भविष्य है वो युवाओं के हाथ में है, और युवाओं का भविष्य आपके हाथ में है। सरकार या जिम्मेदार नागरिकों से मैं यही अपील करता हूं कि अपनी जिम्मेदारी को निभाइए और कड़ी से कड़ी सजा दीजिए ऐसे लोगों के लिए जो इस कृत्य में शामिल हो, ताकि युवाओं का भविष्य सुरक्षित हो सके। धन्यवाद प्यारे साथियों। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को या आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।